मातरम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई DDU यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट, आपके काफ़ी डिमांड पर हम आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हैं जो POL 105 है उसका मिड टर्म का पेपर। जी है स्टूडेंट, आप सही देख रहे हैं, हमारी स्क्रीन पे आप देख लीजिए, ये पेपर POL 105 का है और आप देख पा रहे होंगे कि ये सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है स्टूडेंट, जो 2022 का पेपर है। स्टूडेंट, काफ़ी आप लोगों की रिक्वेस्ट थी और डिमांड भी थी, आपने लगातार मैसेज करके बोला सर मिड टर्म के पेपर के बारे में बता दिए। तो स्टूडेंट, हम आज आपके लिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस POL 105 है उसका प्रीवियस ईयर पेपर का मिड टर्म का पेपर लेकर हम अवेलेबल है स्टूडेंट। तो आपको पता ही है कि ये मिड टर्म का पेपर आपका 15 मार्क्स का हो रहा है और जो आपका MCQ पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है और ये आपका रिटन है, तो दोनों पेपर आपको देने हैं। तो स्टूडेंट, हमने POL 105 पे ऑब्जेक्टिव पेपर वीडियो कर दिया, उसे आप जाके देख लीजिएगा, लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में मेंटेन कर देंगे, दे देंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, POL 105 के हम रिटन पेपर को देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आए थे। इसमें आप नाम भर लेंगे स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन पेपर आपका 15 नंबर का है। इसमें आपको नाम अपना और क्या कहते हैं अपना रोल नंबर और वो सारी चीज़ें भर लेने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर की तरफ देखते हैं और कैसे क्वेश्चन आए थे। तो पिछले बार हम बात करें स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन जो आया था वो कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एक्सप्लेन, यानी राजनीतिक सहभागिता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, पहला जो क्वेश्चन मिड टर्म का है कि ये कह रहा है राजनीतिक सहभागिता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा बताना है कि मतलब राजनीतिक सहभागिता क्या होती है। कि जैसे कि आमंड और पावेल ने कहा था कि राजनीतिक सहभागिता का अर्थ समाज के दूसरों सदस्यों द्वारा व्यवस्था हेतु निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत होना है। जैसे उसके बाद और सारे भी बहुत लोगों ने कहा था, जैसे मैथ्यूज ने कहा था कि राजनीतिक सहभागिता जनता द्वारा प्रत्यक्ष राजनीतिक विचार व्यक्त करने से संबंधित सभी प्रकार का व्यवहार है। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारी डिफिनीशन स्टूडेंट दी है। इसकी प्रमुख क्रियाएं और रूप क्या है, जैसे मतलब राजनीतिक सहभागिता की 5 क्रियाएं हैं: चुनाव में भाग लेना, पर्यवेक्षक समूह का सदस्य बनकर समर्थन करना, विधायकों के से प्रत्यक्ष संचार करना, और जैसे और सारी चीज़ें राजनीतिक दलों की गतिविधियों में भाग लेगा। तो स्टूडेंट, ये सारे आंसर में, ये सारे पॉइंट अपने आंसर में आप नोट कर लीजिएगा। और ये आपका जो पहला क्वेश्चन था कि राजनीतिक सहभागिता से आप क्या समझते हैं, तो इसके अंदर राजनीतिक सहभागिता क्या है और ये सारी बातों को आप बता देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो क्रियाएं भी है उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये 6 क्वेश्चन इस पेपर में आते हैं, जिसमें से आपको 3 करने होते हैं। ठीक है, और इस पेपर में 6 पेज के आसपास होता है, तो जिससे पर क्वेश्चन को आप 2 पेज का लिख सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो स्टूडेंट आया था, जो अगर हम बात करें, जो सेकेंड क्वेश्चन आया था वो कह रहा था कि राइट एन एसे ऑन पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी राजनीतिक विकास क्या है, इसके ऊपर एक निबंध लिखिए। तो राजनीतिक विकास क्या होता है, तो इसको आप बताएंगे कि अनेक राजनीतिक विकास के बारे में अनेक विद्वानों ने अलग अलग ढंग से दिया है। रूपर्ट और एमर्सन ने इसे राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त में लेते हैं। तो ये क्या है, आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। राजनीतिक विकास क्या है, आर्थिक विकास की एक पहले का शर्त है। इसमें ये सारी बातें हैं राजनीतिक विकास में। ठीक है, और इसके बाद आप कह सकते हैं कि राजनीतिक विकास समाज में उच्च स्तरीय अनुकूलन के प्रति अनुकूलन होने की क्षमता है। तो इस तरह से ये सारा चीज़ें आप लिख लीजिएगा, डेवलपमेंट क्या है, और ये सारे लिखने के बाद राजनीतिक उसकी व्याख्या कर दीजिएगा। और इसके अंतर्गत राजनीतिक विकास की धारणा के आधार क्या क्या है, यानी राजनीतिक विकास कैसे कैसे हो सकता है। तो भौगोलिक धारणा, व्युत्पत्ति की धारणा, प्रकार्यात्मक धारणा, ये सारी धारणाओं को आप इसमें बता देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो आया था स्टूडेंट, वो भी हम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आया था वो कह रहा है कि भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करिए। तो ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं और इसकी व्याख्या करिए, आपका थर्ड क्वेश्चन था स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखिए, ग्लोबलाइजेशन, ये ग्लोबलाइजेशन एंड वैश्विक दौर है और वैश्वीकरण का दौर है। तो मतलब ये क्या है, इसके कारण क्या है, ये सारी डिफिनेशन आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे आपको ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ, और मतलब शास्त्रों के अनुसार ग्लोबलाइजेशन के 4 अंग जो हैं वो आपको बता देने हैं कि 4 अंग होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। वैश्वीकरण के आयाम क्या हैं, ग्लोबलाइजेशन के आयाम, जैसे आर्थिक आयाम है, आर्थिक आयाम है, सकारात्मक प्रभाव है, ये सारी चीज़ें, नकारात्मक प्रभाव है, और ये राजनीतिक आयाम भी। तो हम एक आर्थिक आयाम के अंतर्गत हम नकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आप राजनीतिक आयाम बताएंगे। राजनीतिक आयाम का भी सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ा है ग्लोबलाइजेशन पे। तो ये सारी बातें, सांस्कृतिक आयाम, और उसके बाद सांस्कृतिक आयाम के बाद प्रौद्योगिकी आयाम, ये सारे आयाम हम बताएंगे कि ये क्या है राजनीतिक
ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बता देंगे कि वैश्वीकरण क्या है और इसके ये जो चारों आयाम क्या क्या है, ठीक है। ये सारी बातें इसमें आप बता दीजिएगा, इसको अपने हिसाब से परिभाषित करेगा। स्टूडेंट साथ ही बता दे रहे हैं कि इस वीडियो का हम आपको आंसर इसलिए नहीं बता रहे स्टूडेंट की वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हमारी कोशिश है कि हम आपको क्वेश्चन से परिचित करा दें, साथ ही साथ इसका आंसर आप अपनी बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको आंसर्स मिल जाएंगे के PDF मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। तो हमने इस सारे आंसर को अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया है, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, साथ ही वीडियो के कमेंट में पिन भी रहेगा स्टूडेंट। तो जो चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद पर एक निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, इसको अगर आपने बुक को थोड़ा भी बहुत पढ़ा है तो राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद क्या होता है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद के बारे में आप बता सकते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। राष्ट्रवाद के तत्व क्या है, ठीक है। राष्ट्रवाद के तत्व जैसे भौगोलिक सीमा, ऐतिहासिक विकास, राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र की तरक्की, और ठीक है भौगोलिक सीमा के अंतर्गत वहाँ के लोगों में एक दूसरे के लिए एकजुटता यानी यूनिटी होनी चाहिए। क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद का मतलब है भौगोलिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ के लोगों में एक दूसरे के लिए एकजुटता, आपसी समन्वय की भावना समय के साथ बढ़ती चली गई और जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप इसके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। राष्ट्रवाद में राष्ट्र का विकास जब सारी जनता मिलकर या सब लोग मिलकर राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो वही आपका क्या कहला जाता है, राष्ट्रवाद हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें बतानी है, तत्व बताने, भौगोलिक सीमा, ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया, राष्ट्रवाद के उदय के कारण भी आप बता सकते हैं कि राष्ट्रवाद कैसे हुआ, ठीक है। तो इसमें 1857 की क्रांति, कांग्रेस के उदय, कांग्रेस ऑल इंडिया मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में उदय, आर्थिक कारण क्या था, कृषि, और ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं इसमें, ठीक है। तो स्टूडेंट अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो था, संसदीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों का वर्णन करिए। तो संसदीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण, ठीक है। तो संसदीय जो प्रणाली है इसके प्रमुख लक्षण के बारे में आपको बताना है। तो पहले आप बता दीजिएगा कि संसदीय प्रणाली क्या है, ठीक है। और इसके लक्षण है संवैधानिक प्रधान होना, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में इसका सहयोग करना, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, राजनीतिक एकरूपता, सामूहिक उत्तरदायित्व, गोपनीयता और कार्यविधि का अनिश्चितता। तो ये सारी चीज़ें आपकी पार्लियामेंट्री सिस्टम में आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें हम गोपनीय बातों को गोपनीय रखते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ कार्यपालिका या व्यवस्थापिका यानी जो न्यायालय है, शासन प्रणाली है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध है और कैसे वो संसद मिलकर राष्ट्र की उन्नति कराते हैं। और इसमें कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद के सदस्य, व्यवस्थापिका मतलब संसद के सदस्य, तो संसद के सदस्य और मंत्री परिषद के सदस्य कैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम को चलाते हैं, ये सारी बातों में उनका योगदान को आप ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक्सप्लेन द पब्लिक ओपिनियन। जो अंतिम क्वेश्चन है, पब्लिक ओपिनियन क्या है उसके बारे में आपको बताना रहेगा। तो पब्लिक ओपिनियन यानी पब्लिक ओपिनियन को क्या कहते हैं स्टूडेंट, पब्लिक ओपिनियन को जनमत या लोकमत कहते हैं, ठीक है। तो जनमत की अवधारणा क्या है या उसका अर्थ क्या है, तो ठीक है। लोकमत क्या है, जैसे लॉर्ड ब्राइस ने बताया था कि साधारणतः लोकमत का अभिप्राय उन बातों से संबंध है जिनमें समाज की रुचि होती है अथवा जो समाज पर प्रभाव डालते हैं, उन पर मनुष्यों के जो विचार होते हैं उसका योग होता है। ये सारी चीज़ें हैं। रूसो कहा था कि लोकमत किसी विशेष समय या स्थान पर प्रचलित प्रभावपूर्ण विचारधाराओं के आधार पर निर्मित सार्वजनिक मत है। तो इस तरह से आप बता देंगे जनमत क्या है और जनमत की विशेषताएं क्या हैं। जैसे जनमत की कि लोक सर्वसाधारण मत है कि किसी वर्ग विशेष अथवा कुछ व्यक्तियों का नहीं, यानी लोकमत किसका होता है, किसी वर्ग विशेष अथवा व्यक्ति का कुछ नहीं, ठीक है। लोकमत सर्वसाधारण मत होता है, यानी सबका मत होता है, किसी व्यक्ति विशेष का मत नहीं होता है। यह मत आवेश पर आधारित न होकर स्थायी मत होता है, यानी आदमी सोच समझकर अपना वोट देता है, जनमत देता है। तो ये क्या क्या है और ये सारी बातें हैं। इस मत में लोक कल्याण की भावना, और जनमत क्यों होता है, जनमत यानी जो वोटिंग हम करते हैं और जो करते हैं चुनते हैं, तो इसमें लोक कल्याण ये भावना क्या कि हमारा जो आए जिसको चुना जाए वो कल्याण करे, जिसमें सबकी इच्छा हो। जनमत मतलब जिसको जनता जिस बात को जिस मुद्दे को पूरे मतलब जनता चुनती है, ना कि किसी जाति वर्ग के भावनाओं को देखकर इसका चयन किया जाता है। तो लोकमत के निर्माण कैसे होते हैं, निर्माण के साधन समाचार पत्र, पत्रिकाएं हैं, रेडियो है, सिनेमा है, शिक्षा संस्थाएं हैं, राजनीतिक दल है, धार्मिक सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, सार्वजनिक सभाएं हैं, चुनाव है। तो ये सारी बातों को आप लिख लीजिएगा। और इसके लिए क्या क्या आवश्यकता है लोकमत के लिए, सुशिक्षित जनता, जागरूक जनता, सांप्रदायिकता का अंत होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यवस्था, स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस, ये सब सुदृढ़ और
स्वस्थ और सुदृढ़ राजनीतिक दल देश में होने जरूरी है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट आप मेरी बातों को समझ पाएंगे, सारे पॉइंट्स को अपने आंसर में इंक्लूड कर लीजिएगा और इस तरह से आपका पेपर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और स्टूडेंट मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में से जैसा कि अभी जा रहा है, इससे कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट सेम टू सेम आ रहे हैं और कई सारे क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के आ रहे हैं, तो इससे आपको 2-3 क्वेश्चन तो मिल सकते हैं स्टूडेंट। बाकी आप इसी के अनुरूप अपनी तैयारी रखिएगा। आपको गुड लक, थैंक यू सो मच।